फिल्म की शुरुआत स्कॉटलैंड के पहाड़ों में एक घर से होती है जहां सारे बच्चे टीवी देख रहे थे। तभी उन्हें बाहर चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं और एक औरत छोटी बच्ची को उनके साथ छोड़कर दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन कुछ ही देर बाद एक ज़ॉम्बी अंदर आकर सभी बच्चों को मारने लगता है। लेकिन एक लड़का डर के मारे अपनी माँ की तरफ जाता है, लेकिन माँ उसे बचाने के लिए दरवाजा बंद कर देती है और यहाँ से भाग जाने को कहती है। लड़का अफरा तफरी में भागता हुआ एक चर्च के सामने रुकता है। दरअसल इस लड़के का नाम जिम्मी है और उसका पिता इस चर्च का प्रीस्ट है। वह अंदर अपने पिता को बताता है कि ज़ॉम्बीज़ ने उसकी माँ को भी मार दिया और अब यहाँ आ रहे हैं। लेकिन पिता बिल्कुल शांत होकर समझाता है कि वो मरकर भी बच गई है। पिता उसे अपना लॉकेट देकर छुपने के लिए कहता है। अब कई सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर घुस जाते हैं, लेकिन पिता इसके लिए बिल्कुल तैयार था क्योंकि वो सोचता है कि ज़ॉम्बी बनकर वो सभी दुखों से दूर हो जाएगा। इसके बाद वो भी ज़ॉम्बी बन गया, लेकिन बेटा जिम्मी अब बिल्कुल अकेला हो चुका है। वह क्रॉस नेकलेस को पकड़े हुए था, जैसे यही उसकी आखिरी उम्मीद हो। बताया गया कि ये ज़ॉम्बी वायरस पूरे यूनाइटेड किंगडम में फैल चुका है, जो कि यूरोप से यहाँ फैला था, और अब पूरे ब्रिटिश मेनलैंड को क्वारंटाइन कर दिया है ताकि वायरस दूसरे देशों में ना फैले। 28 साल बाद हम एक छोटा सा आइलैंड देखते हैं जो मेनलैंड के काफी करीब है। यहाँ यूके के बचे हुए सर्वाइवर्स एक साथ मिलकर रहते हैं। इस छोटे से आइलैंड पर इन लोगों ने जैसे तैसे जीना सीख लिया है। हालांकि इनके पास एडवांस हथियार नहीं है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए मददगार हैं। यहाँ एक घर में हम स्पाइक नाम के लड़के को देखते हैं। वह अपने साथ एक चाकू रखता है, हालांकि उसने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। वह नीचे जाता है जहाँ उसका पिता जेमी खाना बना रहा था। दरअसल उन्हें आज कहीं जाना है, लेकिन उससे पहले खाना खाते वक्त पता चलता है कि जेमी अपने बेटे की बहुत केयर करता है। तभी ऊपर स्पाइक की माँ आयला की आवाज आती है। आयला बहुत बीमार रहती है और खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। वह स्पाइक से पूछती है कि वह स्कूल क्यों नहीं गया। जेमी ने बताया कि आज वे मेनलैंड जा रहे हैं। ये सुनते ही आयला बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसे अपने बच्चे की बहुत परवाह है। स्पाइक उन्हें जैसे तैसे शांत कर देता है। दरअसल स्पाइक को मेनलैंड ट्रेनिंग के लिए जाना है ताकि फ्यूचर में वह ज़ॉम्बी से आइलैंड को बचा सके। इसलिए एक पड़ोसी उसे सिखाता है कि धनुष कैसे पकड़ते हैं। जब स्पाइक और जेमी अपनी जगह छोड़कर जा रहे हैं तो सभी लोग उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं क्योंकि यह बहुत ही जोखिम भरा मिशन है। वे दोनों उस दरवाजे के पास पहुंचते हैं जिसके बाद मेनलैंड तक जाने का रास्ता है। लीडर स्पाइक को बताती है कि आइलैंड का नियम है कि वे वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर वे फंस गए तो बचाने के लिए कोई नहीं जाएगा क्योंकि वे पहले ही अपने कई साथियों को खो चुके हैं। पहरेदार बताता है कि रास्ता साफ है, आगे कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं है। हाँ, यह पहरेदारी वे पिछले 28 साल से कर रहे हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ आइलैंड पर न आ सके। दोनों इस रास्ते से मेनलैंड की तरफ जाते हैं। हमें पता चलता है कि यह रास्ता दिन के आधे टाइम डूब जाता है और रास्ता डूबने के बाद दूसरे आइलैंड पर जाना या आना नामुमकिन है। अब वे दोनों रास्ता पार करके मेनलैंड में आ चुके हैं। इस इलाके में कई सालों से लकड़ियों के लिए पेड़ काटते हैं। आगे बढ़कर उन्हें बहुत दूर तक खाली जगह दिखती है। जेमी बताता है कि उन्हें गांव और शहरों से दूर रहना है क्योंकि वहां ज़ॉम्बीज़ बहुत सारे होंगे। वे एक लकड़ी के पुल से जाते हुए भी बहुत सतर्क थे क्योंकि ज़ॉम्बीज़ बहुत ही बेरहमी से मार डालते हैं। वे अब जंगल में पहुंच जाते हैं जहां एक रेंगने वाला मोटा ज़ॉम्बी था। ये ज़ॉम्बीज़ कीड़े मकोड़े खाकर जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीते हैं। जेमी उसे अपने पहले शिकार के लिए कहता है। सही दूरी पर स्पाइक बिना हिचकिचाए उसकी गर्दन में तीर छोड़कर मार डालता है। इस बीच और भी कई ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, इसलिए जेमी खुद उन्हें मारता है। लेकिन वे छोटे बच्चे ज़ॉम्बी को देखकर चौंक जाते हैं। मतलब इतने साल बाद भी मेनलैंड पर बच्चे कैसे हैं? अब इसके बाद दोनों इस गहरे और बड़े जंगल को पार करके मैदान में आ जाते हैं जहां उन्हें खूबसूरत नजारा दिखता है। बहुत सारे हिरण एक साथ भाग रहे थे। वे दोनों एक पुराने घर के पास पहुंचते हैं। दोनों बड़ी सावधानी से अंदर जाते हैं ताकि शायद कुछ काम की चीजें मिल जाएं। लेकिन तभी एक कमरे से किसी के चीखने की आवाज आती है। वे देखते हैं कि किसी ने एक ज़ॉम्बी को यहाँ मारने के लिए लटका रखा है और उसके शरीर पर जिमी लिखा है। जेमी स्पाइक को उसे मारने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि वायरस ने इनकी सोचने की शक्ति खत्म कर दी है, इसीलिए ये जिंदा होकर भी जिंदा नहीं है। स्पाइक ने धनुष से उसके सिर पर तीर मार दिया क्योंकि उसे पहले भी कई बार तीर चलाने की ट्रेनिंग मिल चुकी है। घर में आयला देखती है कि उसका बेटा अब तक घर नहीं आया। दोनों एक साथ अब मेनलैंड के और अंदर जाते हैं जहां उन्हें इंसान का बिखरा हुआ शरीर मिलता है। जेमी के लिए यह नॉर्मल था, लेकिन स्पाइक यह नहीं देख पाता और आगे उन्हें पेड़ पर एक हिरण का सिर नजर आता है। दरअसल रात को फुर्तीले ज़ॉम्बीज़ ने बेरहमी से उसका सिर काट दिया और खाने लगे थे, और हो सकता है वे ज़ॉम्बीज़ आसपास हों, इसीलिए वे दोनों वापस अपने आइलैंड की ओर जाते हैं क्योंकि स्पाइक की काफी ट्रेनिंग हो चुकी है। लेकिन उसके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। डरावने जीव पागलों की तरह उनके पीछे दौड़ते हैं और उन्हें जंगल के अंदर भागना पड़ता है। जेमी चुन चुन कर उन्हें मारता है, जबकि डर के कारण स्पाइक का एक भी तीर उनको नहीं लगा। वे दोनों बचकर उसी घर में दोबारा जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ भी यहाँ आ गए, लेकिन उन्हें घर के ऊपर छिपने का रास्ता मिल गया।
आइलैंड पर लोगों ने उनके वापस आने से पहले खुशियों की तैयारी कर रखी थी, पर एक डर था कि कहीं वे भी न लौट पाएं। स्पाइक और जेमी आज रात यहीं रुकने का फैसला करते हैं ताकि सुबह तक ज़ॉम्बीज़ यहाँ से चले जाएं। स्पाइक अपने पिता से माफी मांगता है क्योंकि वो उन्हें एक भी तीर नहीं मार पाया, लेकिन जेमी उसका हौसला बढ़ाता है कि बाकी बच्चों के तो हाथ कांप जाते थे, कम से कम उसने कोशिश की। रात को उन्हें आइलैंड पर लाइट दिखती है, मतलब उनके साथी उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अजीब बात थी कि स्पाइक को मेनलैंड में दूर आग जल रही दिखी। जेमी कहता है कि वह भी नहीं जानता कि वहाँ कौन है, क्योंकि वह आज तक वहाँ नहीं गया। अब देर रात को स्पाइक को सपना आता है जैसे हिरण उनके पास भाग रहे हों और उसकी माँ डूब रही हो। तभी घर हिलने लगता है और जेमी उसे जगाकर बाहर ले आता है। अब वे बाहर थे और ज़ॉम्बीज़ उनको मार सकते हैं, इसीलिए वे वापस आइलैंड में जाने का फैसला करते हैं। हालांकि पानी में रास्ता थोड़ा डूब चुका है, लेकिन फिर भी वे आइलैंड के पास पहुंचने लगते हैं। उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं होती क्योंकि एक अल्फा ज़ॉम्बी बिजली की रफ्तार से उनके पीछे आ रहा था। जैसे तैसे वे भागते हैं और मदद के लिए चिल्लाते हैं। लोगों ने कई तीर मारे, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन और भूख साफ दिख रही थी। फिर लोगों ने आखिरकार आग के तीर से ज़ॉम्बी को मार दिया। अब दोनों लीडर को यकीन दिलाते हैं कि वे इन्फेक्टेड नहीं हैं और वे उन्हें अंदर आने देते हैं। मतलब अब वे दोनों अपना मिशन पूरा करके जिंदा वापस लौट आए हैं। जेमी सबको बताता है कि स्पाइक ने बिना डरे सभी ज़ॉम्बीज़ को चुन चुनकर निशाना बनाया, जबकि सच्चाई ये थी कि स्पाइक डर गया था। सभी लोग इस कामयाबी के लिए जश्न मनाते हैं। स्पाइक जानता था कि उसने कोई बड़ा काम नहीं किया। तभी वह देखता है कि जेमी किसी और लड़की के साथ है। उसे पता चला कि उसका अफेयर चल रहा है। अब स्पाइक दुखी मन से घर आता है, जहां वह अपने पड़ोसी को बताता है कि वह ज़ॉम्बीज़ को एक भी तीर नहीं मार पाया। पड़ोसी समझाता है कि उसके पिता ने उसे मोटिवेट करने के लिए सबसे झूठ बोला। स्पाइक एक और बात बताता है कि उसने मेनलैंड में एक जगह आग देखी और उसके पिता को भी नहीं पता था कि वहाँ कौन है। ये सुनते ही पड़ोसी बताता है कि शायद वह वही बूढ़ा डॉक्टर होगा। स्पाइक के पूछने पर पड़ोसी बताता है कि जेमी भी उसे जानता है। वह एक बूढ़ा डॉक्टर है जो किसी तरह ज़ॉम्बीज़ से बचकर रह रहा है। लेकिन पड़ोसी उसे और ज्यादा कुछ नहीं बताता क्योंकि उसका पिता यह नहीं चाहेगा। इसके बाद स्पाइक अपनी बीमार माँ के पास सो जाता है। अगली सुबह जेमी घर वापस आ जाता है और रोज की तरह फिर नीचे जाकर सबके लिए खाना बनाता है। इस वक्त स्पाइक उनसे बूढ़े डॉक्टर के बारे में पूछता है। अब जेमी जवाब देता है कि उसका नाम कैलिसन है, लेकिन वह डॉक्टर सालों पहले था। अब वह एक पागल सिरफिरा इंसान है। दरअसल जेमी ने कई साल पहले दूर से देखा कि सीधी लाइन में सैकड़ों लाशें बिछी हुई थी। डॉक्टर कैलिसन उन्हें खुशी से बुलाता था, लेकिन वे इतनी लाशों को देखकर भाग गए। अब स्पाइक उसके अफेयर के बारे में पूछता है क्योंकि शायद वह उसकी बीमार माँ को धोखा दे रहा था। जेमी यह सुनकर उसे थोड़ा धमकाता है। इसके बाद स्पाइक अपनी माँ के पास चला गया। जेमी खाना खाने को कहता है तो स्पाइक उन्हें चाकू दिखाता है ताकि वह उनसे दूर रहे। यह देखकर जेमी का दिल टूट गया और वह दुखी मन से वहां से चला जाता है। अगले दिन स्पाइक भागकर गार्ड्स के पास जाता है क्योंकि एक जगह आग लगी है। सभी लोग आग बुझाने में लग जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर स्पाइक अपनी माँ को लेकर मेनलैंड की तरफ जाने लगता है। दरअसल वह अपनी माँ को डॉक्टर कैलिसन को दिखाना चाहता है ताकि वह उसका इलाज कर सके। वहाँ जाते ही आयला ने देखा कि यह तो मेनलैंड है और जेमी भी उनके साथ नहीं है, इसीलिए उन्हें वापस जाना होगा। लेकिन स्पाइक कहता है कि उन्हें असली डॉक्टर के पास जाना होगा जो उनका इलाज कर सके। स्पाइक और आयला मैदान में आगे बढ़ते हैं, जहाँ दूर दूर तक हरी घास के मैदान और जंगल थे। काफी बड़ी दूरी तय करने के बाद उन्हें एक पुरानी इमारत दिखती है जहां वे आज रात रुकेंगे। वे दोनों कुछ देर अपनी पुरानी बातें याद करते हैं, लेकिन देर रात को सोते वक्त एक रेंगने वाला झोंबी वहां आ जाता है। धीरे धीरे स्पाइक के काफी नजदीक आ चुका था, लेकिन तभी सुबह स्पाइक की आंख खुली और यह कोई सपना नहीं था क्योंकि यहाँ झोंबी मरा पड़ा था। दरअसल रात को आयला ने उसे मार दिया था, लेकिन सुबह वह सब भूल चुकी थी। इसी दौरान मेनलैंड में ही हम कई सारे ज़ॉम्बीज को देखते हैं। सैनिकों और ज़ॉम्बीज के बीच लड़ाई हो रही थी, लेकिन ज़ॉम्बीज इतने सारे थे कि वे उन पर हावी हो जाते हैं और एक एक करके सबको मार देते हैं। इनमें से 3 सोल्जर बचकर एक अंधेरी बिल्डिंग में आ गए, लेकिन अंदर आना खतरनाक था क्योंकि अंदर अल्फा ज़ॉम्बी ने उनके एक साथी का सिर अलग करके बेरहमी से मार दिया। उसने दूसरे साथी को भी मार दिया, लेकिन तीसरा सोल्जर बच निकलता है। हम देखते हैं कि नदी के पास जहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज रहते हैं, लेकिन वे जानवरों से भी खराब जिंदगी जीते हैं। हैरान करने वाली बात यह थी कि एक लेडी ज़ॉम्बी प्रेग्नेंट थी। यहाँ खुले मैदानों में हम इन दोनों को देखते हैं जो काफी दूरी तय कर चुके हैं। आयला बहुत अजीब बातें करती है और उसका अपनी बातों में कंट्रोल नहीं होता क्योंकि उसकी बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। तभी स्पाइक को एक झोंबी दिखाई देता है। वह बड़े ध्यान से उसे मार देता है, लेकिन आवाज सुनकर बाकी ज़ॉम्बीज भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। वे दोनों एक पुराने गैस स्टेशन में चले गए, लेकिन यहाँ कई सालों से गैस फंसी हुई थी, जिसके कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। और तो और कई सारे ज़ॉम्बीज भी अंदर घुस गए।
तभी वही सोल्जर गोली चलाकर सभी जॉम्बीज को मार देता है, जबकि ये दोनों बच जाते हैं। सोल्जर बताता है कि उसका नाम एरिक है। वह डॉक्टर के पास जाने के लिए उनकी मदद भी करता है। एरिक बताता है कि वह स्वीडन से है। अक्सर उनका देश सोल्जर को ट्रेनिंग के लिए यहाँ भेजते हैं, लेकिन उसके सभी साथी मर चुके हैं और साथ में उसकी वापस जाने की उम्मीद। स्पाइक कहता है कि अगर वह उसकी मदद करेगा तो वह उसे अपने आइलैंड पर ले चलेगा जहाँ जॉम्बीज नहीं है। वे सभी एक जगह रुकते हैं और कुछ देर बाद वहाँ से आगे चल पड़ते हैं। आगे जाकर आयला को एक पुरानी ट्रेन में आवाजें आती हैं। वहाँ प्रेग्नेंट जोंबी दर्द में चिल्ला रही थी तो आयला दया दिखाते हुए उसके बच्चे की डिलीवरी कराती है, लेकिन तभी वह उन पर हमला करती है तो एरिक ने उसे मार दिया। एरिक बच्ची को यहीं छोड़ने को कहता है, लेकिन स्पाइक और उसकी माँ ये नहीं चाहते क्योंकि बच्ची में कोई वायरस नहीं है। एरिक आखिरी वार्निंग देता है, तभी एक अल्फा जोंबी उसका सिर अलग कर मार देता है। अब यह देखकर दोनों डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। वह अल्फा जोंबी उनके ही पीछे होता है। उसी समय डॉक्टर कैलिसन ने उस पर बेहोशी का तीर मार दिया। कैलिसन बताता है कि उसने अपने आप को आयोडीन का इंजेक्शन लगा रखा है, इसीलिए उसका ऐसा रंग है। क्योंकि आयोडीन से वायरस का असर नहीं होता, वह इस जोंबी से एरिक का सिर ले लेता है और उन्हें अपनी जगह ले जाता है। स्पाइक को एक अजीब ढांचा दिखा तो उसने पूछा कि यह क्या है। कैलिसन कहता है कि उसे सालों से इंतजार था कि कोई तो पूछे कि यह क्या है। वह एक लैटिन शब्द बताता है, मोमेंटो मोरी, मतलब मौत को याद रखो, क्योंकि एक दिन सबको मरना है। नदी को पार करके वे वहां पहुंचे और पता चला कि ये हजारों हड्डियों के ढांचे हैं। आदमी, औरत या झोंबी हड्डियां एक जैसी थीं, बिना किसी अंतर के। उसने हजारों लोगों की खोपड़ियों से बहुत ऊंचा ढांचा भी बना रखा था। ये उन लोगों की याद में था जिन्होंने मौत को पा लिया है। वह कई सालों से लाशों से हड्डियां और खोपड़ी निकालकर इसमें जोड़ता है और एरिक की याद में उसके सिर को वह आग की भट्टी में डालता है और कुछ देर बाद मांस को अच्छी तरह साफ करके स्पाइक को देता है और स्पाइक उसके लिए ढांचे में सही जगह चुनता है। यहाँ कैलिसन को पता चला कि यह बच्ची उन जॉम्बीज की है और उसमें वायरस भी नहीं है। कैलिसन को लगता था ऐसा हो सकता है और आज देख भी लिया। खैर, स्पाइक अपनी माँ को उसके इलाज के लिए लाया था तो कैलिसन उसकी बीमारी को चेक करता है। सारे सिम्टम्स देखकर वह स्पाइक और उसकी माँ को बताता है कि उसे कैंसर है। कैलिसन के पास इलाज के लिए कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं क्योंकि आयला को लास्ट स्टेज कैंसर है, मतलब उसके पास जिंदगी के कुछ दिन हैं। स्पाइक ये सब सुनकर बिल्कुल टूट जाता है। वह अपनी माँ के लिए यहाँ आया था और अब भी वह उन्हें खो देगा। कैलिसन उसकी माँ की मंजूरी से स्पाइक को हल्की बेहोशी का इंजेक्शन देता है। कैलिसन कहता है, मौत 3 प्रकार की होती है, एक खौफनाक, एक आसान और एक शांति से, जिसमें अपनों को अलविदा कहने का मौका मिल सके। और ऐसा मौका स्पाइक को भी अपनी माँ के लिए मिलता है। आयला उसे बच्चे का नाम बताती है और आखिरी बार मिलती है, जिसके बाद कैलिसन उसकी माँ को मार देता है। जब स्पाइक हल्की बेहोशी में माँ की यादों में खोया हुआ था, तब कैलिसन ने हर बार की तरह आग में जलाकर आयला की खोपड़ी निकालकर स्पाइक के सामने रख दी और कहा कि वह एरिक की तरह अपनी माँ के लिए भी स्थान चुने। स्पाइक उस खोपड़ियों के टीले को देखता है और धीरे धीरे उस पर चढ़ने लगता है। हर एक हड्डी पर उसका कदम पड़ता है, जैसे वह हर उस जान को महसूस कर रहा हो जो इस ढांचे में है। वह सबसे ऊपर वाली जगह चुनता है और सम्मान के साथ अपनी माँ की खोपड़ी वहां रखता है। ये नई सुबह उसकी माँ के बिना नहीं थी, बल्कि माँ की यादों के साथ थी, जो उसके साथ हमेशा रहेगी। सुबह वही पुराना खतरा उनके सामने था, क्योंकि वही अल्फा जोंबी ढूंढते हुए उनके पास आ गया था। वे दोनों अंदर छुपे हुए थे। तभी वह जोंबी कैलिसन की गर्दन को उखाड़ने लगता है, लेकिन आखिरी वक्त पर स्पाइक ने उसे सुई से मार दिया और कैलिसन की जान बच जाती है। कैलिसन स्पाइक से कहता है कि उसे अब वापस चले जाना चाहिए। स्पाइक इस बच्ची को लेकर वापस अपने आइलैंड पर जाने लगता है, इन ज़ॉम्बीज़ से लड़ते बचते हुए। और उसके पिता जेमी और बाकी सभी लोग उसके इंतजार में होते हैं। उन्हें बाहर बच्ची मिलती है और उसके पास एक नोट भी पड़ा था, जिसमें उसने बताया था कि यह बच्ची जॉम्बीज की है, लेकिन इसमें वायरस नहीं है और डॉक्टर कैलिसन पागल नहीं है, वह बहुत अच्छे इंसान है। स्पाइक ने बताया कि इस बच्ची का नाम आयला है। यह देखते ही जेमी समझ गया कि स्पाइक अब भी जिंदा है और वह उसके पास जाना चाहता है, लेकिन समुद्र के पानी ने रास्ता रोक दिया है, जिसके कारण वह मेनलैंड में नहीं जा पाता। जबकि स्पाइक ने मेनलैंड में बहुत आगे तक जाने का फैसला कर लिया है, ताकि जीने की नई उम्मीद ढूंढ सके। एक ज़ॉम्बी उसके पास आता है और स्पाइक ने उसको तीर से मार दिया, लेकिन यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और खाना चुराकर उसको मारने के लिए पीछे पड़ गए। तभी उसे एक आदमी नजर आता है जिसके कई सारे साथी थे। वह उसकी मदद के लिए तैयार था। कई सारे ज़ॉम्बीज पागलों की तरह मारने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन इन सभी दोस्तों ने मिलकर बड़ी ही बेरहमी से, क्रूरता से और बड़ी खतरनाक तरीके से चुन चुनकर सभी ज़ॉम्बीज को मार दिया। इस आदमी के पास वही लॉकेट होता है जो 20 साल पहले उसके पिता ने दिया था, मतलब उसका नाम जिमी है। और उस पुराने घर में ज़ॉम्बी को लटकाकर नाम लिखने वाला भी वही था। वह इतने सालों से ज़ॉम्बीज को खत्म कर रहा है और अब स्पाइक भी उसका दोस्त बन चुका है। इसी के साथ मूवी का एंड होता है। आप ये स्टोरी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं उस पार। धन्यवाद।